तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज फिर से यूपी में मौसम बदल सकता है। जी हाँ, यास तूफान के चलते उत्तर प्रदेश में मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाएं चलेंगी। रफ्तार हो सकती है इनकी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आज शाम तक यूपी में मौसम का असर दिख सकता है, यास तूफान का असर दिख सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे रहे हैं मौसम से जुड़ा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में यास तूफान का असर आज शाम से दिखना शुरू हो जाएगा। तेज हवाएं चलेंगी। शुरुआत ऐसे ही होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने ये अपडेट किया है। आज फिर से लगभग 3 से 4 दिनों के गैप के बाद और पश्चिम यानी कि अरब सागर में उठे तूफान के बाद, ताउते के बाद अब यास का असर उत्तर प्रदेश में आज शाम से दिखाई देगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रात होते होते और कल सुबह तक ये प्रभाव और बढ़ जाएगा। यास तूफान का असर जो बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का दूसरा दिन है। वाराणसी के बाद मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी और इससे पहले वाराणसी में टीकाकरण का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिर्जापुर जाकर कोरोना से जुड़े इंतजाम देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगातार ग्राउंड लेवल पर उतरकर मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जगह जगह जिलों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। पूर्वांचल के दौरे पर है मुख्यमंत्री। कल गोंडा में उन्होंने निरीक्षण किया था। वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में आज टीकाकरण का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मिर्जापुर जाएंगे। मिर्जापुर में भी कोविड से जुड़े इंतजामों को देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। वाराणसी के बाद आज मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उससे पहले वाराणसी में टीकाकरण का जो इंतजाम है वो देखेंगे सीएम। तो सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वाराणसी में टीकाकरण का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद मिर्जापुर रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी वाराणसी में ही है। आज भी वाराणसी में सीएम के कई कार्यक्रम हैं और कल बाबा विश्वनाथ की उन्होंने पूजा की थी। ये 3 तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की। आइए अब उन बीमारियों की बात करते हैं जिससे प्रदेश दो चार है। बस्ती की बात करते हैं। वहां पर ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले। बस्ती की एक महिला मरीज की मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस के एक मरीज का लखनऊ में इलाज भी चल रहा है। बस्ती से खबर, ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज। और इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि यूपी को एम्फोटेरिसिन बी की नई डोजेस दी गई हैं। 1260 डोजेस उत्तर प्रदेश को मिली हैं और उत्तराखंड को 70 डोजेस दी गई हैं। इस इंजेक्शन की किल्लत महसूस की जा रही है और इसी क्रम में ये डोजेस मिली है उत्तर प्रदेश को। 1260 डोजेस उत्तर प्रदेश को और 70 उत्तराखंड को। इनकी बहुत आवश्यकता थी, डायर नीड जिसे कहते हैं, और इसके बाद मरीजों को राहत मिल सकती है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। बहुत तेजी से संख्या बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस के मरीजों की। इसलिए यहां पर इस इंजेक्शन की बहुत जरूरत, आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 1260 डोजेस उत्तर प्रदेश को मिली है, 60 डोजेस उत्तराखंड को मिली है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में एक तरफ कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, नए आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, तो अब फंगस का चक्रव्यूह भी प्रदेश में फैल रहा है। और उसी से रिलेटेड ये बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त डोज यूपी को दी गई है। यूपी को 1260 डोज दी गई है, उत्तराखंड को 70 डोज मिली है। आंकड़ों की कोरोना की बात करें तो 24 घंटे में 3981 मरीज मिले, जिसमें 157 की मौत हो गई। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 76,703 हो गई है। और कोरोना के साथ ही ये ब्लैक फंगस भी प्रदेश के लोगों को डरा रहा है। ऐसे में यूपी को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त डोज दी गई है। साथ ही उत्तराखंड को भी इस इंजेक्शन की
डोज भेजी गई है। एम्फोटेरिसिन बी की उत्तर प्रदेश को 1260 डोज दी गई है। तो यूपी में महामारी का कहर जारी है, लेकिन फिर भी तेजी से कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं। 24 घंटे में 3981 नए केस मिले, जबकि ब्लैक फंगस के 90 मरीज मिले। एक्टिव केस की बात करें कोरोना की तो 76,703 है और ब्लैक फंगस के मामले 670 हैं। लखनऊ में 215 और केस मिले कोरोना के और 8 मरीजों की मौत हो गई। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए। अनुभव, अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मौत के आंकड़े फिर भी परेशान करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के मामलों में तो लगातार कमी आ रही है और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया गया, वो एक बड़ी वजह है। लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, इसीलिए संक्रमण जो है वो फैल नहीं रहा है और लगातार मामले जो हैं वो अब कम आ रहे हैं। 3,20,000 से ज़्यादा जांच हुई 24 घंटे में, लेकिन अगर आप देखिए तो 3,981 नए मामले सामने आए, तो ये राहत की बात है। लेकिन ब्लैक फंगस के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, बीते 24 घंटे के दौरान अगर केजीएमयू की बात कर लें, 14 नए मरीज वहाँ एडमिट हुए हैं, 3 मरीजों की डेथ हो गई है, 640 से ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और अगर बात करें तो तकरीबन 30 के आसपास जो मरीज हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो ये वाकई डराने वाला है। अब ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, यानी ये भी अब कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कहें तो मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और अब बड़ी चुनौती यही हो गया है ब्लैक फंगस। इसका इलाज कैसे किया जाए? जिस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो उसका एक पेशेंट पर कोर्स की अगर बात करो तो 7, 8, 10 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस हिसाब से अगर आप देखिए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा इंजेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन मिले कितने? 1260 इंजेक्शन मिले। तो ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अब विशेष अनुसूचित बीमारी में ये शामिल है। तो जो भी दवाएं हैं वो केंद्र सरकार अलॉट करेगी राज्य सरकार को, राज्य सरकार व्यवस्था करेगी अस्पतालों में देने की। ये आपको किसी मेडिकल शॉप पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से ब्लैक फंगस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो एम्फोटेरिसिन बी है उसकी जो कमी है उस इंजेक्शन की, वो भी एक बड़ी परेशानी का सबब है। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दवा की कमी ना हो पाए। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए, और इसके साथ अब रुक कर लेते हैं पूर्वांचल की कुछ खबरों का। फटाफट अंदाज में वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 15 दिनों के अंदर सीएम योगी दूसरी बार वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने डीआरडीओ के बनाए कोविड अस्पताल और बीएचयू में बने ब्लैक फंगस वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही तीसरी लहर की तैयारियों के अलावा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। सीएम के आजमगढ़ दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। यहां चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद हेलीपैड पर गाय आ गई। हालांकि किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। आज सीएम योगी के मिर्जापुर दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मऊ में ब्लैक और व्हाइट फंगस का कहर है। यहां 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक का इलाज लखनऊ के केजीएमयू में चल रहा है, बाकी 3 का बीएचयू में इलाज हो रहा है। जौनपुर में विवाद को लेकर एक युवक तमंचे के साथ दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां पर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पीट दिया। धौंस जमाने के लिए तमंचा लेकर पहुंचे युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल है। भदोही में पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर को मौत के घाट उतार दिया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि पिछले 2 साल से भाई और भाभी से पारिवारिक विवाद चल रहा था। देवरिया में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने छापा मारा। कर्फ्यू के दौरान भी खुल रहे विमार शॉपिंग मॉल में भीड़ को देखते हुए मॉल को सीज किया गया और केस भी दर्ज किया गया। दरअसल मॉल में दूसरे गेट से ग्राहकों को बुलाकर माल बेचा जा रहा था। गाजीपुर में वैक्सीनेशन न कराने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह खबर गलत है। झूठी खबर फैलाने वालों को कार्रवाई का भी अल्टीमेटम दिया। गोरखपुर में बच्चे कोविड से जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। ये बच्चे कलर पेंसिल से चित्र तैयार कर घरों पर चस्पा कर रहे हैं और साथ साथ मोहल्ले के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं।
बस्ती के बरसाती गांव के युवक गगन पांडे के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है, जो पिछले 15 महीनों से 30 से ज्यादा जिलों में गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ये युवक अब तक 1.5 लाख किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। तो पूर्वांचल की ये खबरें थी जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, कुछ और बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जानकारों ने बहुत जल्दी ही कोरोना की तीसरी लहर के आने का भी अंदेशा जता दिया है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अब तीसरी लहर से निपटने के लिए खास योजना पर काम हो रहा है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों का वैक्सीनेशन करने की योजना बनाई जा रही है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी है, जिन लोगों के बच्चों की उम्र 12 वर्ष से कम है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग से अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे, ताकि अभिभावकों के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि तीसरी लहर में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही हो सकता है। क्योंकि छोटे बच्चों की देखभाल उनके अभिभावकों को करनी होगी, तो जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों को प्राथमिकता से जो है वो टीका लगाना उन्होंने ये निर्देशित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो जहाँ पर भी हमारा टीके लगाने की व्यवस्था 1 जून से पूरे प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए हो रही है, वहाँ पर जो 12 वर्ष से कम के बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको एक अलग काउंटर और उनको एक अलग व्यवस्था बनाकर बूथ बनाकर सिर्फ उन्हीं के लिए वहाँ पर टीकाकरण कराया जाएगा, ताकि उनको प्राथमिकता से भी टीका कराया जाए। और ताकि अगर कल को मान लीजिए बच्चों में किसी बच्चे में कोई इस प्रकार का संक्रमण आता है तो पेरेंट्स को अगर वैक्सीन लगी रहेगी तो वो पेरेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब बात उस वायरल वीडियो की जो हर किसी को चुभ रहा है। यह वीडियो कानपुर से सामने आया। इस वीडियो में एक शख्स टैंकर से ऑक्सीजन को हवा में उड़ा रहा था। आसपास के लोगों ने यह घटना कैमरे में कैद कर ली। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब कुछ दिन पहले ही लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे। महामारी के इस दौर में चारों तरफ मारामारी मची थी और लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते जिंदगी की जंग हार रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और इसके चलते उनकी जान तक चली गई। कानपुर के घाटमपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें ऑक्सीजन की बर्बादी की बात कही जा रही है। लेकिन ऑक्सीजन की बर्बादी के बीच जानकार ये भी कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का टैंकर ट्रैवल करता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे रिलीज़ करने के लिए नोज़ल से ये प्रक्रिया की जाती है। लेकिन बावजूद इसके तमाम जब सवाल उठ खड़े हुए तो उन सवालों के बीच में जिलाधिकारी कानपुर नगर ने इस पर जांच की बात कही है।
इस वीडियो में जो टैंकर दिख रहा है उसकी पहचान करने के लिए सबसे जरूरी चीज थी नंबर प्लेट। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि टैंकर की नंबर प्लेट पश्चिम बंगाल की है, लेकिन ना टैंकर की पूरी सच्चाई पता चली है और ना ही ड्राइवर का। ऑक्सीजन की बर्बादी इस वीडियो में दिख रही है, लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रेशर को नोजल से रिलीज़ करना होता है और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो टैंक फट भी सकता है। सवाल यही है कि जांच इस बाबत होनी चाहिए, क्योंकि यही प्राणदायिनी वायु थी, ऑक्सीजन थी जो लोगों को नहीं मिली और उनकी जान चली गई। और अगर ऑक्सीजन की बर्बादी ड्राइवर के द्वारा की गई है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच पूरी होनी चाहिए। ना तो ये लापरवाही है, ना ये शरारत है और ना ही इसे अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जो नाजुक वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने प्रेशर रिलीज जैसे तर्क देने भी शुरू कर दिए, लेकिन हमारा सवाल था कि क्या वाकई ऐसे प्रेशर रिलीज किया जाता है। इसे समझने के लिए हमारे रिपोर्टर ने ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े लोगों से बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो है जब टैंक का प्रेशर बढ़ता है तो टैंक की सेफ्टी बोलती है। सेफ्टी बोलने के बाद वो सेफ्टी बंद हो जाएगी। जब प्रेशर डाउन हो गया तो वो प्रेशर उसको डाउन करने के लिए ब्लो कर रहा है। जो भी डक का ड्राइवर या कनेक्टर जो भी है वो प्रेशर डाउन करने के लिए उसको जो है ब्लो कर रहा है, और जब प्रेशर डाउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो अपने आप वाल्व बंद कर देगा उसको। अच्छा, अगर ना करेगा ये प्रक्रिया तो टैंक ब्लास्ट हो सकता है। टैंक ब्लास्ट हो सकता है। अगर सेफ्टी ने काम नहीं किया तो टैंक ब्लास्ट हो सकता है। अधिकारियों के पास ये वीडियो पहुंच चुका है, ड्राइवर की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस टैंकर ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी। इस चुभने वाले वीडियो का पूरा सच तभी सामने आएगा जब ये सन की ड्राइवर पकड़ में आएगा। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 दिन पहले हमने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह दिखाया था कि प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर गंगा के किनारे दफनाए गए कुछ शव मिट्टी के कटान की वजह से कब्र से बाहर आ गए और उनका आधा हिस्सा मोक्षदायिनी गंगा को छूने लगा है। हमारी इस रिपोर्ट को दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक हड़कंप मच गया था। खबर का संज्ञान लेते हुए प्रयागराज के सरकारी अमले ने पानी में बह गई आधी कब्रों से बाहर आकर गंगा की धारा को प्रदूषित करते इन शवों को सम्मान के साथ निकालकर उन्हें दूसरी जगह दफना दिया। तकरीबन दर्जन भर शवों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करा दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई कब्रों के आधे बह जाने से उनमें दफनाए गए शवों से गंगा के प्रदूषित होने का खतरा तो था ही, साथ ही शवों को कुत्तों और दूसरे जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की भी आशंका थी। सामने ही यहाँ पर अभी कल तक कटान हुआ था, आज तो कटान बंद है। हम लोग चाह रहे हैं कुछ बोरी लगा दें जिससे कि धारा परिवर्तित हो जाए। कुछ लकड़ी इधर है वो लकड़ी भी लगा देंगे, इससे जो है लाश का कोई बाहर नहीं गया। बाई चांस अगर बाहर निकलती है तो आप देख लिए होंगे उस साइड में चिताएं लगी हैं और धार्मिक प्रक्रिया के तहत उस लाश का जो क्रियाकर्म कर दिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों बड़ी संख्या में गंगा के किनारे पर शवों को दफनाया गया था। एबीपी गंगा पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। बहरहाल श्रृंगवेरपुर समेत तमाम दूसरे घाटों पर पिछले 8-10 दिनों से किसी भी शव को नहीं दफनाया गया है। शव को दफनाए जाने पर पूरी तरीके से रोक है। जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि शवों को दफनाया ना जाए। लेकिन ताउते तूफान की वजह से पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसकी वजह से घाट के ठीक किनारे जो कब्र बनाई गई थी वो खुल सी गई थी और उन जो उसमें लाशें थी वो गंगा में जो है वो उतराने लगी थी। इस वजह से अब घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो मिट्टी का कटान है, जो रेत
खेत का कटान है उसको रोक लगा दिया जाए, ताकि पानी जो है वो बाहर से बह जाए और जो कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं उनको नुकसान ना पहुँचने पाए। यहाँ पर अब शवों को नहीं दफनाया जा रहा है, लेकिन जो शव कटान की वजह से कब्र से बाहर आ जा रहे हैं उनके लिए अब दाह संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी शव को नुकसान पहुँचता है, वो कब्र से बाहर आती है, तो उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, श्रृंगवेरपुर घाट, प्रयागराज। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सपा सांसद आजम खां की, जिनकी हालत एक बार फिर से क्रिटिकल हो गई है। आजम खां के फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी मिली है। मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि हालत क्रिटिकल है लेकिन नियंत्रण में है। अभी आजम खां को फिर से ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। तो मेदांता अस्पताल में आजम खां भर्ती हैं, जिनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी मिली है। आजम खां को फिर से ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है लेकिन काबू में है। तो सपा सांसद आजम खां की हालत फिर क्रिटिकल हो गई है। और आज बाहुबली मुख्तार के रिमांड पर सुनवाई होगी। सोमवार को लिंक फेल होने के चलते गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद तकनीकी बाधा दूर कर आज सुनवाई के आदेश जज ने दिए थे। आज दोपहर करीब 12:30 बजे तक रिमांड पर सुनवाई होगी। यह मामला साल 2014 में आजमगढ़ के केस का है, जब एराखुद गांव में एक मजदूर की हत्या में मुख्तार समेत 9 लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मामले में मुख्तार के रिमांड पर सुनवाई। चलिए इन्हीं खबरों के साथ रुक कर लेते हैं अवध की खबरों का फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में एक गाड़ी में आग लग गई और सीएनजी वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास इलाके को खाली कराने के बाद आग को बुझाया गया। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 दिन पहले श्रृंगवेरपुर घाट पर गंगा किनारे दफनाए गए शवों को कब्र से बाहर आने के मामले में प्रशासन जागा है। काफी शवों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार नाव के जरिए गंगा के तटों का निरीक्षण कर रही है। सीतापुर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किराएदारों से दुकान खाली कराने को लेकर उनकी पीट कर हत्या की गई थी। नामजद 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमेठी प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट हो गया है। 4 डॉक्टरों की विशेष टीम गठित की गई है। साथ ही जिले के 6 अस्पतालों में 80 ऑक्सीजन युक्त बेड रिजर्व करने समेत कई तरह के कदम उठाए गए। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दोस्तपुर और कादीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां मंत्री ने आला अधिकारियों को वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही तीसरी लहर की तैयारी के लिए कहा। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 21 लोग घायल हो गए। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर है। प्रतापगढ़ में कर्फ्यू के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां गाइडलाइंस को ताक पर रखकर तमाम दुकानें खुल रही हैं। पुलिस चौकी के पास ही नियमों की अनदेखी हो रही है। एक बूट हाउस में एसडीएम ने खुद छापा मारकर कार्रवाई की। औरैया में ओवरब्रिज पर ट्रक का ब्रेक फेल होने से कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। हालांकि यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के बाद लगे जाम को पुलिस ने मुश्किल से खुलवाया। हरदोई में एसडीएम सदर के अर्दली राजेश का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी मच गई। एक दिन पहले गायब राजेश का शव पिहानी चुंगी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर मिला। फिलहाल घरेलू कलह में आत्महत्या की आशंका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अवध की खबरें हमने अपने दर्शकों को बताई फटाफट अंदाज में, और बिल्कुल अब छोटे से ब्रेक का वक्त है। कहीं मत जाइए, फौरन वापस लौट। बिल्कुल।